आइए अंदर आइए, हम आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे। आप यह वीडियो हमारी वेबसाइट या यूट्यूब पर देख रहे हैं ताकि आप प्रक्रिया जल्दी पूरी करने के सटीक तरीके जान सकें। इस प्रकार के दस्तावेज का अपोस्टिल जितनी जल्दी और आसानी से हो सके, कैसे किया जाए। तो तैयार हो जाइए, अब हम शुरू करते हैं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो शायद आप जानना चाहते हैं कि जल्द प्रक्रिया कहाँ और कैसे करें। संभवतः एक फेडरल सर्टिफिकेट को विदेशी सरकार के लिए या एक सीएफजी दस्तावेज को इसकी लागत क्या होगी? अभी प्रोसेसिंग समय क्या है? और फेडरल ऑफिस ऑन ऑर्डर के लिए आपको कौन से सटीक कदम फॉलो करने होंगे? वे सभी दस्तावेज जो यूएस या डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट द्वारा फेडरल दस्तावेज के रूप में वर्गीकृत किए गए हैं, जैसे कि सर्टिफिकेट टू फॉरेन गवर्नमेंट, उन्हें आप हमें ईमेल या फैक्स के जरिए अपोस्टिल के लिए नहीं भेज सकते। आपको या तो हमें अपना मूल फेडरल दस्तावेज मेल करना होगा या खुद आकर जमा करना होगा। ये हमारे मुख्य ऑस्टिन टेक्सास कार्यालय में फोटोकॉपी नहीं हो सकती। अब इस नियम का एक अपवाद है। कभी-कभी एफडीए आपकी कंपनी को आपका सर्टिफिकेट ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट डाक या ईमेल से नहीं भेजता है। वे आपको एक लिंक भेजते हैं और आप उनकी वेबसाइट से मूल पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और फिर आप वह हमें ईमेल कर सकते हैं, हम उसे प्रिंट कर सकते हैं और हम उसे फाइल कर सकते हैं और आपको आपके अपोस्टिल मिल जाएँगे। आपको हमें कभी भी कुछ मेल करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमें दस्तावेज़ देखना होगा और ये सुनिश्चित करना होगा कि सब कुछ सही तरीके से किया गया है। इस पर हमेशा वहाँ मौजूद व्यक्ति के वर्तमान हस्ताक्षर होने चाहिए। इस पर एक मुहर भी होनी चाहिए। मूल रूप से इसे ऐसा दिखना चाहिए जैसा आप अभी यहाँ देख रहे हैं। ये कुछ इसी तरह का दिखना चाहिए। लेकिन हमारी सलाह ये है कि यदि आपके पास पीडीएफ फाइल है, तो मूल पीडीएफ फाइल हमें ईमेल कर दें ताकि हम उसे अपने ईमेल पते पर भेज सकें, हमारे डीएचसी। हम ऑफिस से बात करेंगे और वे हमें बता देंगे कि ये ठीक है या नहीं, वे इसे कर सकते हैं या नहीं। और आप सीएफजी से मेल को स्कैन भी नहीं कर सकते। तो अगर आपको अमेरिका सरकार ने आपकी मूल विदेशी सरकार का प्रमाण पत्र आपको ईमेल किया है, तो आप उसे स्कैन करके पीडीएफ में बदलकर हमें ईमेल नहीं कर सकते। ये नहीं किया जा सकता। इन सभी पर वाटरमार्क लगे होते हैं। तो आपके पास जो मूल दस्तावेज़ हैं, जैसे एफबीआई बैकग्राउंड चेक, जो पीडीएफ फॉर्मेट या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में आते हैं, जिन पर आप अपोस्टिल करा सकते हैं, उनमें इनबिल्ट वाटरमार्क होते हैं, जो आपको दिखाई नहीं देते। इसीलिए ये मूल पीडीएफ ही होना चाहिए। तो अगर आप इसे अमेरिकी नज़रिए से देखते हैं, एफडीए की वेबसाइट से डाउनलोड करते हैं विदेशी सरकार का प्रमाण पत्र, तो आपको वही मूल पीडीएफ इस्तेमाल करनी होगी। यही आपको करना होगा। अगर आप हमें ईमेल कर सकते हैं, तो पीडीएफ भेज दें। हम देख लेंगे कि आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं। अगर हाँ, तो डाक से कुछ भेजने की ज़रूरत नहीं होगी। फिर सब कुछ ईमेल के ज़रिए किया जा सकता है और ये करना बहुत ही आसान है और इससे आपका काफ़ी समय और पैसे दोनों बचते हैं और फिर से ये ऐसे ही दिखते हैं और ये नया है, एक स्कैन के साथ। मेरा मतलब है ये काफ़ी नए हैं। तो हो सकता है आपके पास कोई ऐसा हो जो कई साल पुराना हो, तो उन पर इस तरह का क्यूआर कोड नहीं होगा। लेकिन ये इस साल 2025 की बात है, तो यही वजह है कि वे ऐसा कर रहे हैं। अब बहुत सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक रूप में हो रही हैं, इससे प्रक्रिया तेज़ हो जाती है। लेकिन अगर आपने यह 10 साल पहले किया होता, तो निश्चित रूप से वे इलेक्ट्रॉनिक नहीं करते थे। तो आपको हमें डाक से भेजना पड़ता था। लेकिन अगर ये शायद पिछले 5 सालों के भीतर है, शायद कोविड के बाद तब से उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक करना शुरू कर दिया। तो अब आपके पास लगभग 75% संभावना है कि आप सिर्फ़ पीडीएफ ईमेल करके हमें भेज सकते हैं और काम हो जाएगा। नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करके हमारे फेडरल ऑन ऑर्डर फॉर्म पर जाएं, इसे ऑनलाइन भरें और प्रिंट करें। फिर एक प्रीपेड फेडेक्स या यूपीएस शिपिंग लेबल के साथ इसे हमें भेजें या यहाँ छोड़ दें ताकि हम वॉशिंगटन डीसी से आपके दस्तावेज आपको या दुनिया में कहीं भी वापस भेज सकें। याद रखें, फेडरल अपोस्टिल पूरी दुनिया में केवल अमेरिका में एक ही जगह से मिलता है, डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट, जो वॉशिंगटन डीएसी में स्थित है। और अगर आप हमें पीडीएफ ईमेल कर सकते हैं और वे उसे स्वीकार कर लेते हैं, तो फिर आपको हमें मेल या ड्रॉप ऑन ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है, बस ईमेल करें। आप हमें अपना प्रीपेड रिटर्न शिपिंग लेबल ईमेल करेंगे और हमारे ऑर्डर फॉर्म की पीडीएफ कॉपी भी ईमेल करेंगे। क्या आप बस अपने कंप्यूटर पर प्रिंट बटन क्लिक करेंगे हमारे ऑन ऑर्डर फॉर्म पेज पर और उसे ऑनलाइन भर देंगे, फिर अपने प्रिंटर पर सेव एज़ कर लेंगे। बस उसे पीडीएफ के रूप में सेव कर लें और फिर ऑर्डर फॉर्म को आप पीडीएफ में सेव कर लेंगे और फिर आप हमें हमारा ऑन ऑर्डर फॉर्म और अपने यूपीएस या फेडेक्स शिपिंग लेबल की पीडीएफ ईमेल कर सकते हैं और फिर आप हमें अपने सीएफजी दस्तावेज की पीडीएफ भी ईमेल करेंगे। तो सब कुछ ईमेल के जरिए ही हो जाता है और यही सबसे अच्छा तरीका है। अगला है दूसरा चरण, जो है शिपिंग निर्देश। ये चरण 2 है। मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप दस्तावेज हमें कैसे भेजेंगे और हम दस्तावेज आपको कैसे वापस भेजेंगे। मैं शिपिंग भेजने और प्राप्त करने, लेबल बनाने और इसकी पूरी प्रक्रिया के बारे में बताऊंगा।
यह इस पर निर्भर है कि आप राज्य, संघीय या दूतावास स्तर के दस्तावेज, अपोस्टिल या तीनों प्राप्त कर रहे हैं। अगर आप नॉन हैग देश जा रहे हैं, तो आपको कानूनी प्रक्रिया अपनानी होगी, जिसे दस्तावेज वैधीकरण या अटेस्टेशन कहते हैं। और अगर यह राज्य स्तर का दस्तावेज है, जैसे मान लीजिए वियतनाम या थाईलैंड के लिए जन्म प्रमाण पत्र, तो आपको इसे पहले टेक्सास राज्य स्तर पर करवाना होगा, फिर यूएस विदेश विभाग और फिर उस देश के दूतावास में। और ये तीसरा चरण है। तो मैं आपको ये सब बताने जा रहा हूँ कि आपको शिपिंग कैसे करनी है। तो अपने दस्तावेज़ हमें भेजने के लिए आमतौर पर केवल 2 तरीके होंगे। एक जो सबसे आसान तरीका है और जिसे हम 99% लोगों को सलाह देते हैं, वह है ओवरनाइट भेजना। दस्तावेज़ हमारे ऑस्टिन पते पर मेल करें, जो ऑर्डर फॉर्म और शिपिंग निर्देशों में है। या अगर आप ऑस्टिन में रहते हैं, तो दस्तावेज़ हमें खुद दे सकते हैं। फिर से ये प्रक्रिया नहीं समझाता जो तीसरे चरण में है। ये प्रक्रिया के बारे में नहीं बताता, चाहे मेल हो या व्यक्तिगत जमा। ये वॉक इन सेवा नहीं है। आप हमारे ऑफिस से सीधे अपोस्टिल प्राप्त नहीं कर सकते। ये केवल टेक्सास सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट या विदेशी दूतावासों में ही होते हैं। और हम सभी लीगलाइजेशन अपने डी.सी ऑफिस में करते हैं। डीसी में सभी विदेशी दूतावासों में, जहां 99% विदेशी दूतावास स्थित हैं, वहीं ये काम होता है। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपको क्या करना है। तो अगर आप अपने दस्तावेज़ हमें मेल करने जा रहे हैं, तो कृपया पोस्ट ऑफिस का इस्तेमाल ना करें। यूनाइटेड स्टेट्स पोस्ट ऑफिस का इस्तेमाल ना करें। वे लगातार दस्तावेज़ खो देते हैं। हर साल वे किसी कारण से अरबों डॉलर का नुकसान करते हैं। वे अयोग्य हैं, वे अविश्वसनीय हैं, उनका इस्तेमाल ना करें। हमें दस्तावेज़ मेल ना करें या वापसी की माँग ना करें, क्योंकि आम तौर पर ट्रैकिंग खराब होती है। हम केवल फेडेक्स उपयोग करने की अनुशंसा करते हैं। लेकिन अगर आप फेडेक्स या यूपीएस चाहते हैं, या अगर आप यूरोप, दक्षिण अमेरिका या मध्य अमेरिका में हैं, मुझे पता है कि उन देशों में डीएचएल बहुत लोकप्रिय है। लेकिन फिर भी सबसे विश्वसनीय कौन है? हम अनुशंसा करते हैं और हम हर दिन उन्हीं के साथ शिपिंग करते हैं। हम 10,000 दस्तावेज़ भेजते हैं और हमारे क्लाइंट 6 महाद्वीपों पर हैं, अभी अंटार्कटिका नहीं पहुँचे हैं। वह है फेडेक्स। वे अब तक सबसे विश्वसनीय हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके दस्तावेज़ ना तो खराब हों और ना ही खो जाएँ, तो वे सबसे विश्वसनीय हैं और सबसे सस्ते भी हैं। अगर आप अमेरिका में दस्तावेज़ भेज रहे हैं, तो अब तक, और मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, हम अपने डी.सी कार्यालय में शिपिंग करते हैं, ऑस्टिन, टेक्सास से। तो टेक्सास के बीच से जितना दूर हो सके पूरे देश के पार। अटलांटिक पार वॉशिंगटन डीसी तक फेडेक्स से 2 दिन में दस्तावेज़ भेजने में वास्तव में हमें लगभग $10.95 का खर्च आता है। कार्यालय में यूपीएस $40 से ऊपर है, लेकिन पोस्ट ऑफिस से यह $20 से ज़्यादा, लगभग $23 का खर्च आता है। यह दोगुने से भी ज़्यादा है। तो अगर आप दस्तावेज़ भेज रहे हैं, तो यूपीएस और पोस्ट ऑफिस की तुलना में फेडेक्स बहुत सस्ता है। अगर आप इसे 1 या 2 दिन में तेज़ी से कर रहे हैं, तो यह केवल तभी है जब आप फेडेक्स वन विकल्प का इस्तेमाल करते हैं। हमारे शिपिंग पेज वाले वीडियो इसे विस्तार से बताएँगे और मैं इसे यहाँ समझाने जा रहा हूँ। तो ये वे लिंक हैं जिन पर आपको क्लिक करना है। तो ये एक लंबा वीडियो होगा, लगभग 15 से 20 मिनट का एक और वीडियो। ये वो प्रक्रिया है जो फेडेक्स या यूपीएस अपनी वेबसाइट पर नहीं बताते। हमारे पास स्क्रीनशॉट्स और वीडियो हैं जो दिखाते हैं कि आप fedex.com या ups.com पर कहीं से भी प्रीपेड रिटर्न शिपिंग लेबल कैसे बना सकते हैं। आप दुनिया में कहीं भी हों, आप ऑनलाइन एक प्रीपेड शिपिंग लेबल बना सकते हैं। फिर आप उसे प्रिंट करके हमें भेज सकते हैं, या उनके दिए पीडीएफ को डाउनलोड करके ईमेल भी कर सकते हैं। ये केवल एक पीडीएफ होता है। आप हमें शिपिंग लेबल वर्ड डॉक्यूमेंट में नहीं दे सकते। जीएफ, जेपेग या वगैरह, आपको वही मूल पीडीएफ चाहिए जो यूपीएस और फेडेक्स लेबल बनाते समय देते हैं। इन लिंक पर क्लिक करने पर ये वीडियो और स्क्रीनशॉट्स से समझाएंगे कि आप यह प्रक्रिया कैसे कर सकते हैं। ठीक है। और अगर आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भेज रहे हैं, तो आपको आमतौर पर कस्टम्स इनवॉइस या कस्टम्स आपको रसीद बनानी होगी। इन लिंक्स पर क्लिक करें। ये फेडेक्स के लिए है और ये यूपीएस के लिए। हमारे पास आपके लिए तैयार टेम्पलेट है, जिसे बस भरना है, फिर अपना नाम, तारीख और डेटा डालें, बस इतना ही। ये आपके लिए तैयार है। आमतौर पर इसकी ज़रूरत नहीं होती, पर हम एहतियात के तौर पर हमेशा ऐसा करते हैं। अगर आप यूआरएस से बाहर दस्तावेज़ भेज रहे हैं, तो हम आपको यह करने के लिए कहते हैं, किसी दूसरे देश में। उदाहरण के लिए मेक्सिको को इसकी परवाह नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसे कर सकते हैं। लेकिन उन्हें फेडेक्स की सच में कोई खास परवाह नहीं है। लेकिन दुनिया के ज़्यादातर कई अन्य देशों में कस्टम्स से गुजरने के लिए आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आपके पास ये हो। ठीक है? और फिर एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि आप शिपिंग लेबल पर हमारा नाम साफ तौर पर नहीं लिख सकते हैं। मैं फिर से दोहराता हूं, जब हम इसे आपको वापस भेज रहे हैं, तो आप अपने शिपिंग पर कहीं भी हमारा नाम, फोन नंबर, पता नहीं डाल सकते। ये आपके पास भेजने के लिए है। तो हमने आपका दस्तावेज जमा कर दिया है और अब आप चाहते हैं कि
वह आपको वापस भेजा जाए या किसी लॉ फर्म को या किसी अन्य देश में या किसी दोस्त या परिवार के सदस्य या सहकर्मी या किसी कंपनी या सरकारी संस्था को, जहां भी आप चाहें कि हम इसे भेजें, आप एक प्रीपेड शिपिंग लेबल बना रहे हैं। ठीक है, आप ही आयातक हैं और आप ही शिपर हैं, इसलिए आप उस पर हमारा नाम नहीं डाल सकते। अगर ये कस्टम्स से गया तो हमें इसका बिल भेजा जाएगा और हमें सैकड़ों डॉलर भरने पड़ेंगे जो हमारे नहीं हैं। इसलिए अगर आप उस पर हमारा नाम डालेंगे तो हम आपके दस्तावेज वापस नहीं भेजेंगे। इसे ऐसे समझें जैसे आप किसी को एक लिफाफा भेज रहे हैं और उसमें ऊपर बाईं ओर यूएस में पता लिखते हैं। आप उस पर प्रेषक का पता डालते हैं, मतलब अगर आपने जिस पते पर भेजा है वह गलत है और पोस्ट ऑफिस उसे डिलीवर नहीं कर सकता, तो वे वह डाक आपको वापस भेज देंगे। यही हम आपसे मांग रहे हैं। बस आप उस पर हमारा पता नहीं डाल सकते। आपको कोई भी पता डालना होगा। ये फ़र्क नहीं पड़ता कि वह क्या है। आप अपने दोस्त, परिवार के सदस्य, सहकर्मी या किसी व्यवसाय का पता डाल सकते हैं। कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस आप हमारी जानकारी वहाँ नहीं डाल सकते। अपनी जानकारी भरें। अक्सर लोग अपना पता ही टू और फ्रॉम में डाल देते हैं। उदाहरण के लिए आप इसे यूरोप वापस भेजना चाहते हैं और मान लीजिए आपके दोस्त या परिवार अमेरिका में हैं। आप बस उनका पता इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर से, ये केवल तब है जब आपका डॉकिंग आपको वापस लौटाया जाता है। उन्हें वापसी के लिए या कस्टम्स शुल्क न चुकाने पर बिल भेजने के लिए एक पते की ज़रूरत होती है। फिर से, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस आप हमारा पता नहीं डाल सकते। ये आसान है। इन दोनों में से इस पर क्लिक करें। देखते हैं इसका क्या मतलब है और इसे कैसे करना है। फेडेक्स या यूपीएस पर ऑनलाइन काम करते समय वे पूछेंगे कि इसे कहां से भेजा जा रहा है। हमारा पता या फोन नंबर नहीं डाल सकते। यह आसान है। लोग रोज करते हैं और कहते हैं कि नहीं कर सकते। हो जाएगा, बस आप इसे गलत कर रहे हैं। हमारे निर्देशों को माने। इसे ऑनलाइन करें। फेडेक्स या यूपीएस स्टोर मत जाएं। वहां अक्सर लोगों को खुद नहीं पता होता कि वे क्या कह रहे हैं। आप ये काम ऑनलाइन कर सकते हैं। हम हर दिन दुनिया के हर देश से ये काम करते हैं। आप ऑनलाइन लेबल बना सकते हैं हमारा पता इस्तेमाल किए बिना, क्योंकि फिर से आप ऑनलाइन लेबल बना रहे हैं और आप ही इसके लिए भुगतान कर रहे हैं, हम नहीं। हम तो बस आपके लिए फेडेक्स, यूपीएस या डीएचएल में इसे जमा करवा रहे हैं। तो आप हमारा पता नहीं डाल सकते, क्योंकि फिर तकनीकी रूप से फेडेक्स, यूपीएस या डीएचएल की नज़र में हम ही आयातक बन जाते हैं। हम ही शिपर बन जाते हैं। क्या आप देख रहे हैं कि सारी ज़िम्मेदारी, कानूनी ज़िम्मेदारी हमारी कंपनी पर आ जाती है और हमारी कानूनी नीति हमारी कंपनी की नीति के अनुसार हम ऐसा नहीं कर सकते। इसलिए शिपिंग लेबल पर हमारा पता न डालें। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम इसे बिल्कुल भी शिप नहीं करेंगे। हम इसे वापस नहीं भेजेंगे। हम आपसे नया शिपिंग लेबल माँगेंगे। अगर अंतर्राष्ट्रीय ऑर्डर पर हमारा पता, फ़ोन और नाम है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ये सिर्फ़ इंटरनेशनल शिपिंग के लिए है, तो हम इसे वापस नहीं भेजेंगे, ये ज़रूरी है। अगर आप जल्दी में हैं और दस्तावेज़ तुरंत चाहिए, तो देरी हो सकती है। संभव है कि आपको हमें नया लेबल भेजने और हमारे आपसे संपर्क करने में कई दिन लग जाएँ, तो कृपया इन निर्देशों का पालन करें और इस प्रीपेड शिपिंग लेबल पर हमारा नाम, पता या फ़ोन नंबर न डालें। तो हाँ, शिपिंग के बारे में मूल रूप से इतना ही है। फिर से दोहराता हूँ, ये बहुत आसान है। फिर से, अगर आप हमें दस्तावेज़ देने आ रहे हैं, तो सुनिश्चित करें कि आप हमें दस्तावेज दे सकते हैं। आप हमें प्रीपेड शिपिंग लेबल दे दें ताकि हम उन्हें वापस भेज सकें। आप इन्हें खुद यहाँ छोड़-छाड़ कर जाते हैं, पर वापसी डाक से चाहते हैं। बहुत से लोग ऐसा भी करते हैं। तो आप ऑनलाइन जाकर अपना शिपिंग लेबल बनाते हैं और जब आप हमारे शानदार स्थानों पर आते हैं, तो अपने दस्तावेज छोड़ जाते हैं। और फिर उसी दिन, अगले दिन या 2 दिन बाद, जैसा कि हम स्टेप 3 में बताते हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को इन्हें जारी करने में कितना समय लगता है, या फिर संघीय सरकार को या दूतावास को, तो हम इसे आपको वापस भेज देंगे। बस इतना ही। धन्यवाद। और तीसरे चरण में हम अमेरिका के लिए वर्तमान प्रोसेसिंग समय या टर्न अराउंड समय की समीक्षा करेंगे। संघीय दस्तावेजों पर संघीय अभिप्राय या प्रमाणीकरण जारी करने के संबंध में विदेश विभाग, और वर्तमान में हम तत्काल सेवाओं के लिए जो मूल्य वसूल रहे हैं, भविष्य में यह सब बदलने वाला है, क्योंकि यह लगातार बदलता रहता है। जैसे समुद्र में ज्वार आता है, वैसे ही टर्न अराउंड समय और मूल्य भी बदलते रहेंगे, क्योंकि वे अपनी फीस लगातार बढ़ाते रहेंगे। उन्होंने अपनी फाइलिंग फीस लगभग 1 साल पहले 250% बढ़ा दी थी और उनका टर्न अराउंड समय 13 से 14 हफ्ते हो गया था। कोविड के चरम पर यह 13 से 14 हफ्ते था, जो अब तक का सबसे खराब समय था। कोविड से पहले सबसे लंबा समय जो हमने देखा, वह लगभग 5 कार्य दिवस था। आमतौर पर यह 3 से 4 कार्य दिवस हुआ करता था और कभी-कभी जब हम उन्हें हाथ से फाइल करते थे, तो इसमें 5 कार्य दिवस लग जाते थे। वह समय बढ़कर 13 से 14 हफ्ते हो गया। ये सबसे तेज़ था जो कोई भी कंपनी या व्यक्ति दुनिया में कर सकता था। तो जैसे ही आपने उनके साथ फ़ाइल किया, उन्हें इतना ही समय लग रहा था, तो ये बदलने वाला है। तो संघीय दस्तावेज़ों के मामले में एफबीआई बैकग्राउंड चेक को छोड़कर जो एक अलग ऑर्डरिंग पेज है, अगर आप एफबीआई बैकग्राउंड चेक ऑन ऑर्डर कर रहे हैं, एक असली एफबीआई बैकग्राउंड चेक जो न्याय विभाग द्वारा अनुमोदित 10 एफबीआई चैनलर्स में से किसी एक से जारी किया गया है, तो आपको इस पेज पर नहीं जाना है। आप नीचे जाएँ और एपोस्टिल, एफबीआई और आपराधिक पृष्ठभूमि जाँच पर क्लिक करें। सभी अन्य संघीय दस्तावेज इसी पेज पर होंगे, जिन्हें आपको यहीं करना है।
तो संघीय दस्तावेज़ों के मामले में एक अपवाद को छोड़कर आपको हमेशा अपने मूल दस्तावेज़ हमें मेल या ड्रॉप ऑन ऑफ करने होते हैं। तो अगर ये नागरिकता प्रमाण पत्र है या यूएसटी से कोई भी चीज़, यूएसपीटीओ जो पेटेंट और ट्रेडमार्क कार्यालय है, तो कोई भी पेटेंट या ट्रेडमार्क, ईपीए, एफडीए से संबंधित कोई भी दस्तावेज़, विदेशी सरकार के लिए प्रमाण पत्र को छोड़कर अगर आपको उसका कोई विशेष इलेक्ट्रॉनिक या पीडीएफ संस्करण मिलता है और आप उसे सही तरीके से साइन करते हैं, तो वे आप हमें ईमेल नहीं कर सकते। कभी-कभी आपको मूल दस्तावेज़ हमें मेल करना पड़ता है, लेकिन कभी-कभी वे ऐसे दस्तावेज़ जारी करते हैं, उन्होंने आपको कभी भी मूल मेल किया हुआ दस्तावेज़ जारी नहीं किया, उन्होंने केवल एक इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज़ ही जारी किया। तो आप बस उसे हमें ईमेल कर सकते हैं और हम उसे आपके लिए फ़ाइल कर सकते हैं। लेकिन उसे हमें समीक्षा के लिए ईमेल करें और हम उसे अपने डीएसई ऑफ़िस भेज देंगे। ऑफ़िस को ईमेल करेंगे और वे बता देंगे कि पीडीएफ वैसा ही चलेगा या नहीं, या शायद हमें ओरिजिनल वर्ज़न ही मेल करना पड़े डीडीएचए। वैसे ज्यादातर मामलों में सभी फेडरल डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल ही होने चाहिए। आपको हमें मूल दस्तावेज देना होगा। अमेरिकी विदेश विभाग फोटोकॉपी, स्कैन, ईमेल या इस तरह की कोई भी चीज स्वीकार नहीं करता। ये वही मूल दस्तावेज होना चाहिए जो जारी किया गया था। और फिर से ये 6 दिसंबर 2025 है। तो भविष्य में कुछ भी हो उसी के अनुसार चलें जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ। पेज पर जो लिखा है उसी के अनुसार चलें, न कि इस वीडियो में जो कहा गया है, क्योंकि चीज़ें बदलती रहेंगी। तो फिलहाल जैसा कि मैं कह रहा था, उन्हें प्रक्रिया पूरी करने में 13 से 14 हफ्ते लग रहे थे, जैसा कि हम अभी देख रहे हैं, और फिर वे आम जनता के लिए साढ़े 4 साल तक बंद रहे। इसीलिए इसमें इतना समय लग रहा था क्योंकि आप शारीरिक रूप से वहाँ जा नहीं सकते थे। और अब 1 अक्टूबर 2024 से वे फिर से खुल गए हैं। तो ये थोड़ा-सा 1 साल से भी ज़्यादा पहले की बात है जब वे फिर से खुले थे। और उन्होंने कुछ नए नियम बनाए हैं जो कोविड से पहले नहीं थे, जिससे प्रक्रिया धीमी हो रही है। ये चीज़ यहीं हमेशा बदलती रहेगी। जब आप भविष्य में ये वीडियो देखेंगे, तो इसमें दिसंबर 2025 नहीं बल्कि उस समय का महीना और साल लिखा होगा। अगले महीने 25 दिनों में यहाँ जनवरी 2026 लिखा होगा, न कि 25 दिसंबर। ये जो यहाँ है, ये हर महीने बदलता रहेगा। हमारा सिस्टम अपडेट होता है और हम इसे अपडेट करते रहेंगे। क्या टर्न अराउंड टाइम्स में कोई बदलाव है? और हम हमेशा अपडेट करते रहेंगे। वर्तमान प्रोसेसिंग टाइम जानने के लिए अब आपको हमें कॉल या ईमेल करने की आवश्यकता नहीं है। ये हमेशा आपके लिए यहीं पर उपलब्ध रहेगा। तो आपको अपने जवाब ढूँढने में समय बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। तो फिलहाल एक नया नियम है, कोविड से पहले ऐसा कभी नहीं था। अब दुनिया में हर कंपनी और व्यक्ति प्रतिदिन केवल 15 दस्तावेज व्यक्तिगत रूप से जमा कर सकते हैं। अगर हमें 17 दस्तावेज मिलते हैं, तो शायद आपका काम आगे बढ़े। हम इसे 2 दिन बाद ही दाखिल कर पाएंगे। यह इस बात पर निर्भर करता है कि हमें ये आपसे कब मिलता है। यानी यह पूरी तरह इस पर निर्भर करता है कि हमारे पास कितने दस्तावेज हैं। हम केवल 15 दस्तावेज ही कर सकते हैं। ये 15 ऑन ऑर्डर नहीं है, ये 15 दस्तावेज हैं। कभी-कभी लोग एक साथ 4-5 एफबीआई या 10 दस्तावेज दे देते हैं, जबकि रोज सिर्फ 15 ही जमा किए जा सकते हैं। तो हमारे पास हर दिन केवल 15 की ही सीमा है। हर कंपनी, हर व्यक्ति के लिए दुनिया में यही नियम लागू है। तो ये सिर्फ हमारी कंपनी की बात नहीं है, ये हर ऐसी कंपनी पर लागू है, हमारे प्रतिस्पर्धियों और आप पर भी। अगर आप डीसी जाकर खुद कोशिश करेंगे, तो वे आपको भी रोज सिर्फ 15 दस्तावेज देंगे। तो कृपया इसे समझें। दूसरी बात, अब वे सिर्फ सोमवार से गुरुवार सुबह 8 से 9 बजे तक खुले रहते हैं। तो मैं मज़ाक नहीं कर रहा, ये कोई टाइपो नहीं है। वे हर महीने केवल 16 घंटे ही खुले रहते हैं। तो हमारे पास केवल सुबह 8 बजे से 9 बजे तक का समय है, आपका दस्तावेज़ जमा करने के लिए। और फिर हमें इसे उसी समय पे लेना होता है जब वे हमें बताते हैं, सुबह 8 बजे से 9 बजे तक। ये कितना हास्यास्पद है। अब दस्तावेज़ जमा करना कितना मुश्किल हो गया है क्योंकि समय की खिड़की इतनी छोटी है। ठीक है, फिलहाल इसमें 7 से 9 कार्य दिवस लग रहे हैं और ये जो है, ये बदलने वाला है। भविष्य में अगर आप इसे देखें, तो ये 8 से 10 दिन, 9 से 12 दिन या 10 से 14 दिन भी हो सकता है। अभी के लिए ये 7 से 9 दिन है। पहले इसमें 13 से 14 हफ्ते लगते थे और सबसे तेज़ ये 1 अक्टूबर तक 3 से 4 हफ्ते था। तो ये 4 साल 6 महीने तक जब कोविड आया, तब इसमें कम से कम 3 से 4 हफ्ते से लेकर 13 से 14 हफ्ते तक लगते थे। लेकिन फिलहाल अभी दिसंबर 2012 के अनुसार इसमें 7 से 9 कार्य दिवस लगते हैं। यह समय तब से शुरू नहीं होता जब आप f.bi बैकग्राउंड चेक देते हैं, बल्कि तब से जब हम इसे खुद जमा करते हैं। हमारी कट ऑफ है कि हमें आपके फेडरल दस्तावेज आमतौर पर किसी भी दिन 3 बजे से पहले मिल जाना चाहिए और उसके बाद मेल करने में 2 या 3 दिन और लगेंगे। इन्हें हमारे ऑस्टिन ऑफिस में मेल करें या खुद जमा कर दें और फिर इसमें 2 कार्य दिवस और लगेंगे। हम इसे अपने खर्चे पर फेडेक्स से डीसी स्थित अपने ऑफिस भेजते हैं। तो अगर हमें आपके दस्तावेज उसी दिन दोपहर तक मिल जाते हैं, तो हम उन्हें उसी दिन भेज देंगे। अगर हमें वे दस्तावेज दोपहर के बाद मिलते हैं, तो वे अगले दिन भेजे जाएँगे। तो बस आपको बता दें, यही है कि टर्न अराउंड टाइम कितना होगा। और एक और बात जो लोग हमेशा पूछते हैं और जिसका हम आपको जवाब नहीं दे सकते, वह यही है। ये बहुत महत्वपूर्ण है।
संयुक्त राज्य अमेरिका, स्टेट डिपार्टमेंट हमें या किसी और को किसी भी प्रकार का अपडेट नहीं देता है, जब हम आपके दस्तावेज़ उन्हें व्यक्तिगत रूप से सौंप देते हैं। इसलिए हम आपको किसी भी प्रकार की ऑर्डर स्थिति नहीं बता सकते। ऐसी कोई भी जानकारी नहीं मिल सकती। तो जब आप अपने दस्तावेज़ हमें सौंपें, तो बस इसी जानकारी के आधार पर आगे बढ़ें। हम नहीं कर सकते, वे हमें या किसी और को कोई भी अपडेट नहीं देंगे, तो एक बार जब हम फाइल कर देते हैं, हमारी तरफ से पूरी चुप्पी रहती है। कृपया ईमेल या संपर्क ना करें, हम कुछ नहीं बता सकते। संघीय सरकार का सिस्टम इतना ही खराब है। वे किसी को भी कोई अपडेट नहीं देते। तो जब तक ये जारी नहीं हो जाता, हमें कुछ भी पता नहीं चलेगा। तो कृपया इस बात को ध्यान में रखें, ठीक है? और यह फिर से दिसंबर 2025 में वर्तमान मूल्य है। भविष्य में कीमतें बदलेंगी, मुद्रास्फीति होती है, विदेश विभाग में फाइलिंग फीस बढ़ जाती है। करीब 1 साल, थोड़ा-सा ज़्यादा समय पहले वे 250% बढ़ गई थीं। फाइलिंग फीस 250% बढ़ गई थी। और ये जो कीमत है, इसमें सारी फाइलिंग फीस हम देते हैं, आपको वो नहीं देनी होती। तो इस रकम में से हम सारी अमेरिकी विभाग की फाइलिंग फीस का भुगतान करते हैं। तो फिलहाल किसी भी फेडरल दस्तावेज को रश फाइल करने के लिए $175 लगते हैं पहले दस्तावेज के लिए, और उसके बाद हर अतिरिक्त दस्तावेज के लिए $125 लगते हैं। फिर से ये बदलने वाला है, शायद अगले साल $150 हो जाएगा। लेकिन क्या हर कोई ये वीडियो देखेगा? अगर भविष्य में 2027, 2028 में देख रहा है, बस जो भी इस पेज पे लिखा है वही आपकी वर्तमान फीस है। और ये बस एक छोटा सा चीट गाइड जैसा है। एक फेडरल दस्तावेज के $175 हैं, 2 के 300, 3 के $425 और इसी तरह आगे। ये एक छोटी चीट शीट है। अगर आपके पास 1 से 10 दस्तावेज हैं, तो इसे देख लें। ऑन ऑर्डर फॉर्म पर यह सब पहले से तैयार होगा। ऑन ऑर्डर के लिए तैयार होने पर बस इस बटन पर क्लिक करें, और उस पेज पर एक और वीडियो भी है, और इससे आपको पता चलेगा कि हमें आपसे कौन-सी जानकारी चाहिए और आगे कैसे बढ़ना है। इसे कहाँ भेजना है, कीमत या फिर से कीमत, शिपिंग का तरीका, ये सब बातें हम इस पेज पर बताते हैं, लेकिन मैं इसे फिर से दोहरा देता हूँ। बस इतना ही। धन्यवाद। अलविदा।